पर जीवन संभव बनाया है। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं 3/4 भाग जो सिर्फ और सिर्फ पानी से कवर है हमारी पृथ्वी पर, और 1/4 भाग पे या तो पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है, रेगिस्तान हो सकता है, या फिर समतल जमीन हो सकते हैं, है ना। इरेगुलर सरफेसेस हमारे पृथ्वी पर मिलते हैं, पाए जाते हैं। ओके, ये अभी हम लोग देख रहे हैं अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का 3rd प्लैनेट ये है, और हमारा सोलर सिस्टम को भी देखेंगे। उससे पहले क्वेश्चन है, हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में पाया जाता है, किस गैलेक्सी में मिलता है? तो वेरी गुड, तो मिल्की वे गैलेक्सी। अगर नजदीक से मिल्की वे गैलेक्सी को भी देखें तो देखिए इस बड़े से स्फीयर पे मिल्की वे गैलेक्सी बिल्कुल कुछ ऐसा सुंदर सा दिख रहा है ना। और ये डॉट डॉट चमकते हुए चीज जो है वो सभी स्टार्स है। प्लीज फ्लैश लाइट बंद कर ले, जैसा कि मैंने बताया। और ये डॉट डॉट जो चमकने वाली चीज है स्टार्स है, जो कि अलग अलग कलर में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या, तारे का भी कलर होते हैं क्या? आप सभी के माइंड में जरूर क्वेश्चन आया, तारे का भी रंग होते हैं? तो कहे हाँ बिल्कुल, तारे का भी रंग होते हैं। जैसे आप लोग अलग अलग कलर देख पा रहे हैं, उन सभी का यह पहचान है, जो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह होते हैं, गर्म तारे होते हैं, और जो सबसे कम गर्म तारे होते हैं, उन सभी का कलर सच में अलग अलग होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे इसका बारे में। तो जो सबसे ज्यादा गर्म तारे होते हैं उन सभी का कलर कैसा होगा? आप सभी से क्वेश्चन है, कैसा होगा कलर? जो सबसे ज्यादा गर्म तारे होंगे तो एक्चुअली वो तारे का रंग नीला होगा। ठीक है, यानी वो ब्लू कलर के तारे होंगे जो सबसे ज्यादा सभी तारों में से सबसे ज्यादा गर्म होते होंगे। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। जो सिर्फ गर्म तारे होंगे उसका कलर लाल होता है, जो कि हम लोग देख रहे हैं लाल, फिर या फिर संतरे यानी ऑरेंज कलर का आप सभी देख पा रहे हैं। वहां हॉट स्टार पाए जाते हैं। तो जो बीच में होते हैं, एक हॉट स्टार बता दिया, हॉटेस्ट स्टार बता दिया। हॉटर स्टार के बारे में बात करूं तो जहां जहां पर व्हाइट कलर देख पा रहे हैं या फिर येलो कलर देख पा रहे हैं, वहां वहां हॉटर स्टार पाया जाता है। ठीक है, यानी हम लोग पता कर लिए कि तारे का भी रंग होता है, जो कि अलग अलग इसके बारे में बताता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप सभी को सौरमंडल कहाँ पाया जाता है वो भी दिखाते हैं, उस जगह को भी दिखाते हैं। आप सभी के सामने एक लाइन खींचा हुआ दिख रहा होगा, जो कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अल्फा सेंटोरी। जैसे कि हम लोग भी ऑर्डर करते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं भी, तो हम लोग एक लैंडमार्क के रूप में कुछ ना कुछ देखते हैं। बगल में दुकान का नाम देते हैं, बगल में अगर अस्पताल है उसका नाम देते हैं, है ना। कुछ ना कुछ ऐसा लैंडमार्क देते हैं कि मेरा जो डिलीवरी वाला है वो आराम से पहुंच के वो हमारे लोकेशन पहुंचे। वैसे ही हमारे आकाश गंगा में ये एक लैंडमार्क रूप में दिया गया है, जो कि हमारे सौरमंडल का लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। कहने का मतलब इसी के इर्द गिर्द हमारे सौरमंडल का निवास है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस डॉट पॉइंट पे एक लाइन खींच के अल्फा सेंटोरी लिखा हुआ है। एक्चुअली इस डॉट पॉइंट में भी 3 स्टार्स है, जिनका नाम है अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी, और तीसरा अल्फा सेंटोरी सी। बिल्कुल, लेकिन उसी का एक निक नेम है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। जो प्रोक्सिमा सेंटोरी होता है वो हमारे पृथ्वी से 4.2 लाइट ईयर दूर होता है। ओके, प्रोक्सिमा सेंटोरी के बारे में एक और चीज कहा जाता है, वो हमारा नजदीक का दूसरा तारा होता है। तो पहला नजदीक का तारा कौन हुआ? तो हम लोग का सूर्य हुआ, ऑब्वियसली। और सेकंड नियरेस्ट स्टार जो कि 4.2 लाइट ईयर दूर है। तो बाकी सोचिए हमारा मिल्की वे गैलेक्सी कितना बड़ा होगा, सोच से भी बहुत बड़ा है। और हमारे कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार से पाए जाते हैं, जो कि हम लोग अनगिनत वाला बात बोलते हैं ना, वही अनगिनत है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि बताया उस डॉट पॉइंट में 3 स्टार है, जिसका हम लोग सन का नाम लिए। अब चलिए नजदीक से सन को देखते हैं कि यानी सन सच में अगर नजदीक आ जाए तो हम लोग का कैसा देखने को मिलेगा। ये देखिए आग का धधकता हुआ ये गोला आपके सामने सूर्य, जो कि अपनी आग से सभी को जलाता है, यही है ना सन। एक्चुअली सन का बाहरी गैसियस लेयर होता है जिसका नाम कोरोना होता है, जिसका तापमान की बात करूं उस कोरोना लेयर का 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है इस कोरोना लेयर का तापमान। अगर सच में ये वास्तव में यहाँ आ जाए एट प्रेजेंट, अभी के अभी, तो हम लोग की अवस्था क्या होगी भाई, है ना। यहाँ पर आराम से बैठे रहेंगे ना, एसी लगा हुआ है। एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्म होता है ये लेयर। ठीक है, चाय बनाते गर्म पानी दूध करते उसमें गलती से उंगली टिप हो जाता है तो भाई साहब बहुत दुख होता है ना। तो ये सन है, इससे कोई मजाक नहीं करेगा। ये सन अभी देख रहे हैं, इसके बारे में और चर्चा करते आगे। अगर इसी को एक्सरे कर दिया जाए इस सूर्य को, तो बिल्कुल ऐसा देखने को मिलेगा। और जहां से आप लोग चमकता धमकता पार्ट देख रहे हैं निकलता हुआ सिल्वरी पार्ट, वहां से सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं। यहाँ पर
फिजन एंड फ्यूजन नाम का रिएक्शन भी होता है। कहने का मतलब हीलियम जो होता है 2 एटम में टूटता है, हाइड्रोजन फिर से वही 2 हाइड्रोजन टूटता है तो हीलियम। ये प्रोसेस सुनने में आसान है लेकिन बहुत इस दौरान बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी निकलता है जो कि हमारी पृथ्वी तक इसका लाइट और सूर्य मतलब हीट और लाइट पहुंचता है। ठीक है, ये फायर बॉल के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आग जैसा लग रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं और आप सभी को सौर मंडल दिखाते हैं। ये देखिए, अगर ये पूरा सन होता, उसके सामने जो ग्रह होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, कितने छोटे छोटे आपके सामने दिख रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, है ना। बिल्कुल, आप सभी आई होप आप सभी को ग्रह का नाम, प्लैनेट्स का नाम याद होंगे, है ना। मरकरी, वेनस यानी बुध, मंगल, शुक्र, शनिचर, इतवार सब है? ये क्या है, मतलब ग्रह का नाम आप सभी को याद होगा। मैं ऐसे ही जोक कर रहा हूँ क्योंकि बचपन में मैं दिन को ही ग्रह समझता था ऐसा आप लोग ना समझ। मैं सभी को हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, लेकिन आप सभी को याद है ना, क्योंकि मेरा गलती को सुधारना आप ही लोग को है। ठीक है, इस पे बहुत मार खाए थे अपने टीचर से हाँ, वेरी गुड, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो एक गेम खेल लेते हैं यहाँ पे आप सभी से। ओके, और सीट ने जल्दी से बैठाइए प्लीज। बच्चे लोग ऐसे खड़े रहे, अच्छा नहीं, जगह दे दीजिए, बगल में जगह है तो, है ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे एक गेम खेलेंगे। बारी बारी से मैं यहाँ पे कुछ न कुछ डिस्प्ले कराऊंगा, दिखाऊंगा, आप सभी को पहचानना है कि वास्तव में वो है क्या। ओके दोस्तों, आर यू रेडी? ओके, तो पहला ये क्या है? क्या बात है, ये क्या है? तो एक्चुअली ये मरकरी बुध ग्रह है। हाँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। जो ये आप देख पा रहे हैं अभी जो आपको हेवनली बॉडी दिखा रहा हूँ, ये मरकरी बुध ग्रह है, जो कि जनरली ये ऐसा देखा जाता है। और ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। एक्चुअली आप लोग छोटे छोटे जो गड्ढे देख रहे हैं उसको क्रेटर्स कहते हैं, जो बहुत सारे मेटर्स या एस्ट्रॉयड आके टकराते हैं तो ऐसे गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी डायमेंशन की बात करूं 3 से 30 किलोमीटर तक ये गड्ढे लंबे चौड़े होते हैं, है ना। यहाँ इस मरकरी के पास अपना खुद का नहीं एटमॉस्फेयर होता है, न ही इसके पास खुद का सैटेलाइट होता है। आप सभी को ये लगता होगा सूर्य से नजदीक होने के कारण बहुत ज्यादा गर्म होता होगा ना, एकदम आग का धधकता हुआ गोला ये भी होगा, तो ऐसा नहीं है। समझिए क्यों, क्योंकि इसके पास होल्ड करने के लिए एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जिधर सूर्य का फेस होता है उधर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जिधर सूर्य का फेस नहीं होता है उधर तापमान निगेटिव में भी चला जाता है। ये किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? ये मरकरी बुध ग्रह के बारे में। तो ये चांद नहीं है। आगे देखिए, ये क्या है और बताइए आप सभी ऑडियंस, ये क्या है? गेट बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ, ये दोस्तों क्या है? ये वीनस। और कोई बोल रहा है कुछ? एक्चुअली यही वास्तव में हम लोग का चांद है। आज हम लोग पहली बार पूरा चांद देख रहे हैं लाइफ में। हाँ, अगर साइंस ऑन स्फीयर्स शो देख रहे हैं तो पहली बार आप लोग चांद को पूरा देख रहे हैं। हम लोग कभी भी चांद को नेकेड आई से आसमान में कभी नहीं देख सकते हैं, जो कि आज हम लोग इस चांद को पूरा देख रहे हैं। एक्चुअली जिंदगी भर जिस पार्ट के चांद को देखते हैं, चांद का जिस पार्ट को हम लोग जिंदगी भर देखते हैं, वो ये पार्ट है जिसको हम लोग मारिया के नाम से जानते हैं। जी, इसका नाम मारिया है, जो कि ये ब्लैकिश पार्ट है, जो कि हम लोग वो फुल मून में जनरली ये ब्लैकिश पार्ट को चांद में देखते हैं, जिसको कहते हैं ना चांद में दाग वाली बात, यही है जो कि है, जिसको मारिया के नाम से। ये चमकता हुआ पार्ट भी होता है चांद का, जिसको हम लोग लूनर हाईलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस सरफेस को देखने के लिए हम लोग को या तो स्पेस में जाना पड़ेगा या तो साइंस सेंटर आके साइंस ऑन स्फीयर्स को देखना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं, है ना। ये चांद को पूरा देख रहे हैं भाई, वेनस ना समझे इसको, ये हम लोग का चांद पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट। ओके, अब आगे पहचानिए ये क्या है। ध्यान से देखिए और बताइए ये क्या है। चलिए तो मैं बता दूं, ये शुक्र ग्रह है, वीनस है ना। चलिए देखिए, इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, यानी सुबह का तारा और शाम के तारा के नाम से जानते हैं हम सभी इसको। और ये हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा गर्म ग्रह यही होता है, यानी हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ऐसा इसलिए हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर बहुत घना एटमॉस्फेयर है, और इसके एटमॉस्फेयर में करीबन 90% कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा पाया जाता है। समझिए इसके,
हाँ, इसके एटमॉस्फेयर में करीबन 90% कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए हमारे पृथ्वी पर मात्र 0.01 के 2 के करीब है ना, इतना में इतना गर्मी पड़ा, समझिए 1 के करीब हो जाए तो रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके एटमॉस्फेयर में करीबन 90%, सोचिए यहाँ जाना असंभव नहीं, असंभव सभी असंभव है ना। 90% यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा पाया जाता है, जो कि आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो गैसेज होता है जो सन के लाइट से हीट लाइट को आके वो ट्रैप किया रहता है, जिस कारण से इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा गर्म होता है। यहाँ कंटिन्यूअस वोल्केनो इरप्शन होते रहते हैं जो ये ग्रह पे। और देखिए यहाँ पे व्हाइट व्हाइट पैचेज आप लोग देख पा रहे हैं, व्हाइट व्हाइट धब्बे देख पा रहे हैं। एक्चुअली ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से यहाँ फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब इस पे सूर्य का लाइट पड़ता है तो हमें सुबह और शाम में चमकता हुआ दिखता है, जिस कारण से इसको सुबह का तारा और शाम के तारा के नाम से जानते हैं। और इसको एक और नाम से जानते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, यानी ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका साइज है लगभग पृथ्वी के साइज के बराबर होती है। ये सब सारा डिटेल बताया इसके बारे में, जो कि वेनस शुक्र ग्रह। इसका खुद का अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता है, यानी इसके पास कोई अपना मून नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको तो आप सभी पहचानते हैं। हो गया भाई बच्चे लोग में एक्साइटमेंट है ना। तो देखिए ध्यान से, ये अर्थ के बारे में भी और चर्चा करेंगे हम लोग लास्ट में। कभी मैं पानी गायब करके दिखाऊंगा तो कभी मैं बादल को भी गायब करके दिखाऊंगा, है ना। दिलचस्पी बना कर रखे सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखने वाले, एक्सप्लोर करने वाले अपने ब्रह्मांड के बारे में। इसके पास एक ही अपना नेचुरल सैटेलाइट होता है जो कि मून होता है, जो कि हम लोगों ने देख लिया। ओके, इसके कलर के बारे में बात करूं, थोड़ा सा डिटेल समझिएगा अर्थ के बारे में। जहां जहां आप लोगों को कलर दिख रहा है अलग अलग प्रकार का, यहाँ भी इसका कुछ ना कुछ महत्व है। मेरे से ज्यादा आप लोग की आवाज आ रही है, प्लीज थोड़ा शांति बनाए रखें ना, है ना। माइक में मुझे चिल्ला के बोलना पड़ रहा है। ओके, देखिए आप लोग जहाँ जहाँ कलर देख पा रहे हैं वो अलग अलग चीजों का पहचान करने का तरीका है। जहाँ आप लोग भूरा रंग देख रहे हैं, भूरा रंग, तो यहाँ तो पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है, या तो पठारी क्षेत्र हो सकता है, या तो जमीन को दर्शाने के लिए हम लोग भूरे रंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और जहाँ आप लोग पीला रंग देख रहे हैं, या तो वहाँ मरुस्थल हो सकता है जो रेगिस्तान वाले या बलुई इलाका, या फिर बंजर जमीन हो सकता है जिसको हम लोग पीले रंग से दर्शाते हैं। और जहाँ हरा रंग देख रहे हैं, या तो बहुत सा जगह खेती बाड़ी की जाती होगी, या तो जंगल वाला एरिया हो सकता है ना, वो सभी को, और खेती बाड़ी करने वाला जमीन भी हो सकता है जिसको हम लोग ग्रीन रंग से दिखाते हैं। और जहाँ पर आप लोग सफेद रंग देख रहे हैं, या तो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे वो ग्लेशियर हो सकता है, स्नो, जो कि हम लोग देख रहे हैं, जो कि सफेद रंग से दिखाया जाता है। और बीच में क्लाउड्स को भी दर्शाने के लिए हम लोग सफेद रंग का इस्तेमाल करते हैं। और ब्लू कलर आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि 3/4 भाग हम लोग का पृथ्वी का क्या चीज से कवर है, पानी से, जिस कारण से यह ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है, मार्स है ना, मंगल ग्रह है ये हम लोग का, जिसको हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसके सरफेस पे आयरन ऑक्साइड का मात्रा बहुत ज्यादा मिलता है, जिस कारण से इसको रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ओके, और ये मंगल ग्रह पर भी बताया जाता है कि एक ग्लेशियर पाया जाता है, नॉर्थ पोल पर भी और साउथ पोल की तरफ भी। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये ग्लेशियर कभी पिघला तो हमारे मार्स पर भी पृथ्वी जैसा जीवन संभव हो सकता है। कब? जब यहाँ पे आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर के रूप में ऑक्सीजन लाया जाए, तब पानी तो मौजूद होगा ही। ओके, आप लोगों को एक उभरा हुआ पार्ट दिखाना चाहता हूँ। हम सभी अभी माउंट एवरेस्ट का नाम सुने, तो अभी तक जानते हैं कि अभी तक वही बड़ा माउंटेन है पृथ्वी पर, लेकिन मंगल ग्रह पर भी एक माउंटेन पाया जाता है। जो उभरा हुआ पार्ट देख रहे हैं, एक तरह का माउंटेन है जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट से करीबन 2.5 टाइम्स बड़ा है। इसकी लंबाई की बात करूँ तो ये 24 किलोमीटर लंबा है, 24 किलोमीटर लंबा है। ओके, ये माउंटेन जिसका नाम है माउंट ओलंपस, या फिर द ओलंपस माउंट्स के नाम से ये जाना जाता है माउंटेन। बात समझ में आई ना, ये है मंगल पर मिलने वाला माउंटेन। ओके, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बताइए। ये बृहस्पति ग्रह जुपिटर है। ओके, और ये हमारे सौरमंडल में सबसे भारी, सबसे बड़ा ग्रह यही होता है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं इसमें जो हवाएं धूलकण जो है, एक लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट साइड की ओर चल रही है, जिस दौरान से एक साइक्लोन टाइप का एक चक्रवात फॉर्मेशन है। आंख लाइक स्ट्रक्चर आप सभी देख रहे होंगे। एक्चुअली इसका साइज की बात करूं, ये 3 पृथ्वी के साइज के बराबर इसका बस ये चक्रवात है। इसके अंदर 3 पृथ्वी चक्रवात के अंदर घुस सकते हैं। इसका नाम है रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है, जो कि जुपिटर ग्रह पे यह पाया जाता है। तो सोच के देखिए, पूरा बृहस्पति ग्रह में कितनी पृथ्वियां समा सकती है? कोई गेस?
तो करीबन 1300 पृथ्वियां इस बृहस्पति ग्रह के अंदर समा सकते हैं। इतना बड़ा है, जिस कारण से इसको लार्जेस्ट, बिगेस्ट और हैवीएस्ट प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और इसके पास मून की संख्या बताऊं तो इसके पास 95 मून होते हैं, करीबन 95 मून इसके पास पाए जाते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी पर 24 घंटे की दिन रात होती है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे में ही दिन रात कंप्लीट हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे में ही दिन रात कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को सैटर्न यानी शनि ग्रह दिखाते हैं। रिंग देखने को नहीं मिलेगा आपको, ओरिजिनल सैटर्न दिखा रहा हूँ भाई, है ना। इसमें मीथेन गैस की गैस बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है ना, बहुत सारे गैस मिलते हैं लेकिन मीथेन की संख्या बहुत ज्यादा है ना। रिंग अभी दिखा नहीं रहे क्योंकि रिंग ही पहचान है शनि ग्रह का, है ना। इसकी मून की बात करूं तो इसके पास 145 मून होते हैं, 145 मून इसके पास होते हैं। समझिए हमारे पृथ्वी के पास 145 मून रहता तो गिनते रहते ना, 1 2 3 ऐसे, है ना, मजा आता है। चलिए, और ये इसके बात करूं तो ये सेकंड हैवीएस्ट प्लैनेट कहलाता है, दूसरा सबसे भारी ग्रह यही है। लेकिन डेंसिटी की बात करूं तो इसका डेंसिटी पानी से भी कम है, मतलब इसको पानी के ऊपर कभी रखें तो ये तैरना चालू कर देगा, इतना लो डेंसिटी का ये प्लैनेट है। ये सब अभी गैसियस प्लैनेट आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को यूरेनस दिखाते हैं, जिसको हिंदी में अरुण ग्रह के नाम से भी जानते हैं हम सभी। ये फेंट ब्लू कलर का आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। एक्चुअली इसमें हीलियम गैस बहुत ज्यादा मिलता है और सूर्य से काफी दूर होने के कारण स्लाइटली लाइट पहुंच पाता है सूर्य का, जिस कारण से ये नाइट बल्ब की तरह आसमान में चमकता हुआ दिखता है ना। नाइट बल्ब जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल। अब देखिए वरुण ग्रह को, कहने का मतलब नेपच्यून को, जिसको हम लोग आईसीएस जायंट के नाम से जानते हैं। ये बर्फ का दाना है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ मिलते हैं। तो अभी तक हम लोग 8 प्लैनेट देखे, अभी तक हो गया। एक और प्लैनेट हम लोग कभी पढ़ते थे 2006 से पहले, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। इसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं, यानी बौना ग्रह है। एक्चुअली इसको प्लैनेट के कैटेगरी से 2006 में IAU द्वारा हटा दिया गया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपने ऑर्बिट में तो घूमता ही था, साथ साथ नेपच्यून के ऑर्बिट को भी कट करके वापस अपने जोन में आ जाता था। तो लेकिन प्लैनेट उसको नहीं ना कहेंगे जो दूसरे को कट करे, अपने ऑर्बिट में बस घूमे। तो ये वही बदमाश था भाई, इसलिए उसको 2006 में हटा ही दिया गया। तुम जाओ भाई, है ना, घूमते रहो। ओके, चलिए काफी दूर आ गए भाई, आउटर स्पेस में आ गए। अब आते अपने अर्थ पे, है ना। अगर सच में हम लोग 1200-1500 फीट अगर जमीन लेवल से ऊपर जाएं तो हम लोग देख सकते हैं पृथ्वी पे ये बादल का चलता फिरता, ठीक है। आप हर एक जगह देख सकते हैं बादल घूमता हुआ, आप सभी को दिख रहा होगा, है ना। तो ये कहने का मतलब कभी ना कभी आप लोग न्यूज देखते हो, न्यूज के लास्ट में जो वेदर फोरकास्टिंग का रिपोर्ट दिखाता है उसका भी डिस्प्ले कहीं ना कहीं वैसे ही रहता होगा, बिल्कुल, है ना। देख सकते हैं डेट टाइम के साथ दिया गया है कि बादल का मूवमेंट भी आप देख सकते हैं किधर से कैसा जाता हुआ था, हमें दिख रहा है। अगर यही सब बादल अचानक पृथ्वी पर से गायब हो जाए, क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो उसके बाद हम लोग की पृथ्वी कैसी दिखेगी, आइए वो भी नजारा हम लोग देख सकते हैं। जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ। ये देखिए, ये पृथ्वी बिल्कुल शांत दिख रही है, बिना क्लाउड्स के, बिना बादल के आप पृथ्वी देख रहे हैं। देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन बादल खत्म हो जाए तो हम लोग का पृथ्वी पर जीवन संभव बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। पेड़ पौधे तभी तो बादल का फॉर्मेशन ये सब होता है ना, इवापोरेशन वगैरह सब होता है, ट्रांसपिरेशन वगैरह सब होता है। अब बताइए पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, कहने का मतलब हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं बनेगा। तो ये देखिए नज़ारा, जब पूरी तरह से क्लाउड्स गायब हो जाए। जो आप लोग ब्लू कलर देख रहे हैं वो वाटर बॉडीज है ना, पानी ही पानी है। अगर सच में हमारे पृथ्वी पर से पानी भी गायब हो जाए, सोच के देखिए। तो ये इमेजिनेशन करा रहा हूँ, अगर सच में पृथ्वी पर से पानी भी गायब हो जाए तो देखिए धीरे धीरे गायब होता हुआ आप सभी को दिख रहा होगा। तो उसके बाद हमारे पृथ्वी का नज़ारा देखिए कैसा होगा, है ना। सब बच्चा सब पानी पी गया पृथ्वी का, है ना। देखिए उसके बाद पृथ्वी का नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। तो बताइए ये भी पृथ्वी देखने में अच्छा लग रहा है? तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। जब पानी ही नहीं होगा तो पानी जो है वो तो सूख ही जाएगा ना। एक्चुअली इमेजिनेशन, अगर सच में अगर पानी खत्म हुआ तो हमारी पृथ्वी ऐसे रहेगा। आप लोग सिर्फ पानी को देखिए, लैंड एरिया को नहीं देखिए। तो कहिए सर अभी भी ग्रीनरी कैसे है, अभी भी ऐसे कैसे है? तो कहने का मतलब जितना वाटर बॉडीज है वो गायब करके हम लोग देख रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सच में हम लोग स्पेस में हैं तो अर्थ पे एक साइड दिन और एक साइड रात होता है, तब ना कहते हैं अमेरिका में भी रात होगा अभी दिन होगा यहाँ पर, तो ऐसा कुछ। तो ये देखिए नज़ारा, जब पृथ्वी दो भागों में, एक तरफ सूर्य भगवान दिख रहे हैं, एक तरफ चंद्रमा भगवान, है ना। तो जो लाइन डिवाइड कर रहा है डे एंड नाइट में, उसको टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं या फिर ग्रे लाइन के नाम से भी जानते हैं, है ना।
तो बिल्कुल देखिए, एक तरफ दिन का समय हमारी पृथ्वी कैसे नजर आती है, एक तरफ रात का समय कैसे पृथ्वी नजर आती है। आइए फुल्ली नाइट करते हैं, यानी पूरा नाइट व्यू में दिखाते हैं आप सभी को कैसा दिखता है पूरा वर्ल्ड, पूरा पृथ्वी कि रात के समय ये सब चमकने वाली चीज तारे नहीं समझे, जो हमारे घरों में जलते हैं, जो स्ट्रीट लाइट बहुत जगह जलते हैं ना, स्ट्रीट लाइट वगैरह, वही सैटेलाइट फोटोग्राफी ली गई है, तो हमारा पूरा वर्ल्ड ऐसा देखने को मिलता है। ये भारत को देखते हैं सबसे पहले कि वो नाइट व्यू में कैसा दिखता है। ये देखिए, है ना, काफी अच्छा लग रहा है ना नाइट व्यू में। ये हमारा इंडिया, बगल में देखिए ड्रैगन शेप का आपको जापान मिलेगा, उसके बाद ईस्ट चाइना मिलेगा आप सभी को, है ना, देखने को चमकीला वाला। नाइट में भी कुछ ऐसे ही इंडिया हम ही को नहीं दिख रहा, आप सभी को दिख रहा है दोस्तों। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और आपको थोड़ा सा टूटा फूटा छिपकली दिख रहा होगा, एक्चुअली यूरोपियन कंट्री है, छिपकली ना समझे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, पहचानने के लिए, बताने के लिए ऐसा बोलना पड़ा है। ये इसका देखिए, एक डेवलप्ड कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री में क्या फर्क होता है यहाँ देखिए, है ना, एक यूरोपियन कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री है ना। उसके बगल में देखिए अफ्रीका है, अफ्रीका में बहुत लाइट का इंटेंसिटी बहुत कम देखने को मिलेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि एक बड़ा सा यहाँ पर डिजर्ट मिलता है, सहारा डिजर्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोग जनरली कोस्टल एरिया में रहना पसंद करते हैं, समुद्र के किनारे, इसलिए लोग बीच में बहुत कम देखने को मिला है। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं लाइट जल रहा है तो वहां पर लोग निवास करते होंगे, है ना, फैक्ट तो यही है। आगे बढ़ते हैं, ये साउथ अमेरिका आप लोग देख रहे हैं, और ऊपर नॉर्थ अमेरिका, जो कि लाइट इंटेंसिटी यहाँ भी देख सकते हैं कितना ज्यादा। ओके, आगे बढ़ते हैं और आप सभी को एयर ट्रैफिक के बारे में बताते हैं। ये डाटा एटीसी द्वारा मिला गया है इस साइंस सेंटर को। कहने का मतलब आप लोग पूरे वर्ल्ड में ये जो चलता फिरता चीज है, ये एरोप्लेन से जो कि दिखाया जा रहा है, इसके माध्यम से कहाँ से एरोप्लेन कैसे आता है, कैसे जाता है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट सब है, जो कि आप देख सकते हैं। एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो कि हर एक प्लेन को वो कंट्रोल करता है, किस रास्ते से आना है, कब जाना है, कब उड़ना है, कब लैंड और टेक ऑफ करना है, समझ गए ना बात। ये इंडिया के ऊपर देखिए बहुत कम नंबर ऑफ प्लेन देखने को मिला है, करीबन कहा जाता है 1000 से 1100 के बीच में एक दिन में फ्लाइट आते जाते आपको देखने को मिलेगी, है ना, जो कि इंडिया के ऊपर देख सकते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं और यूरोपियन कंट्री की ओर जाते हैं, तो यहाँ तो भुला ही जाते हैं कि मेरा फ्लाइट कौन है ना, इतना ज्यादा मात्रा में यहाँ पर एरोप्लेन चलाए जाते हैं। ये एक फर्क होता है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में, इससे भी आप देख सकते हैं। ओके, इस हिसाब से अगर इस यूरोपियन में इतना भीड़ है तो क्या होगा अमेरिका में भाई। ये देखिए एरोप्लेन का संख्या यहाँ पे, है ना, लाखों होगा करीबन, है ना, एक दिन में चलाए जाने वाला एरोप्लेन्स वगैरह। पूरे वर्ल्ड में एरोप्लेन्स का संख्या देख लीजिए, मतलब देख लीजिए कहाँ कहाँ से आते जाते हैं, और आप भी कभी कहीं जाएंगे तो किस रास्ते से जाएंगे वो भी देख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बायोस्फीयर के बारे में बताते हैं। आप जब भी आप सभी देख रहे होंगे जहाँ जहाँ ग्रीनरी, वहाँ पेड़ पौधे की संख्या बहुत ज्यादा होगा। जहाँ ग्रीनरी नहीं है वहाँ क्या, या तो वहाँ बंजर जमीन हो सकते हैं, या फिर वहाँ पर रेगिस्तान वाला एरिया हो सकता है, ठीक है। ये इंडिया के ऊपर देखिए, कभी बहुत ज्यादा ग्रीन रहता है, कभी बहुत कम ग्रीन रह रहा है, क्या मतलब पेड़ पौधे की संख्या बढ़ रहा है, कम हो रहा है। वैसे ही ये देखिए साउथ अमेरिका के ये पार्ट है जहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट पाया जाता है। इस जगह को हम लोग द लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं, यानी पृथ्वी की फेफड़ा के नाम से जानते हैं इस जगह को। यही है जो हमारे एटमॉस्फेयर में 20 से 21% जो है ऑक्सीजन बरकरार रखा, ठीक है। ये नहीं रहता तो भाई आज हम लोग नहीं रहते। चलिए इसके साथ शो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, शो में बने रहने के लिए, बाय बाय।